हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सेशन को आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि इससे पहले दो क्लासेस हुई है, क्लास नंबर 6 एंड क्लास नंबर 7, जिसमें हम लोगों ने वायु प्रदूषण को पूरा डिस्कस कर लिया था। क्लास नंबर 7 में हम लोगों ने जल संसाधन और वाटर से रिलेटेड लाइक वाटर रिसोर्सेज वगैरह उन सबसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को देख लिया था। तो आज इन दोनों का समरी यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके साथ ही हम लोग ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण के ऊपर चर्चा करेंगे, राइट। और साथ ही कुछ क्विज कंप्लीट करेंगे ताकि ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होगा और कल से हमारी जो है नए यूनिट की क्लासेस होगी, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही आप वेबसाइट गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी के नाम से। यहाँ पर आपको ईवीएस के कुछ नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड कंसर्न, कोई भी क्वेश्चन वगैरह होता है, आप वेबसाइट पर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप बात कर सकते हैं। सारी ही सुविधाएं आपके लिए। और यदि आप किसी भी प्रकार के नोट्स को बाय करना चाहते हैं, ईवीएस के आपके कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं। सीडीपी का कंप्लीट वीडियो सीरीज, वीडियो क्लासेस विद नोट्स विद क्वेश्चन सीरीज अवेलेबल है। ईवीएस में भी आपको 25 मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, सीडीपी में भी आपका सेम है, ठीक है। और साथ ही आपका मैथ्स पेडागोजी के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तीनों ही प्रकार के नोट्स एंड सीरीज अवेलेबल है। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7770803840 पर। और सारा डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप सारी ही चीज़ों को देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सेशन को स्टार्ट करते हैं। चारों ही पॉल्यूशन को पढ़ते हुए नई नई चीज़ों को आज हमें डिस्कस करना है। जैसे कि आज हम लोग यहाँ पर बीओडी को समझेंगे, बीओडी क्या होता है, सीओडी को जानेंगे, सीओडी क्या होता है, डीओ क्या होता है। ये हमारी सारे वाटर से रिलेटेड। राष्ट्रीय जल नीति के बारे में हमें पढ़ना है। कुछ पर्यावरण से रिलेटेड नियम कानून बनाए गए जिनके बारे में आज के सेशन में हमें डिस्कस करना है। तो कम्प्लीटली न्यू थिंग होगी। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, जो भी चीज़ें न्यू लगती है या पहले आपने नहीं पढ़ी है उनको आप नोट डाउन कर लेंगे। और जिनके पास नोट्स है वो नोट्स ओपन करके बैठेंगे ताकि अपना रिविजन हो जाए, ठीक है। जल प्रदूषण की बात करेंगे तो मोस्टली आपको पता है जल प्रदूषण के कारण भारत की मोस्टली रिवर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। लाइक गंगा नदी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण है, उसका बीओडी जो है अच्छा खासा आता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड बोल सकते हैं रिवर है वो। नदियों में कारखानों द्वारा छोड़े गए प्रदूषित जल से पानी काफ़ी प्रदूषित हो चुका है। बड़े पैमाने पर जलीय जीव जंतु जैसे मछलियाँ, कछुए आदि की मृत्यु हो जाती है। महासागरों और समुद्रों में तेलीय पदार्थों एवं हाइड्रोकार्बन सागरी सतह पर फैल जाने की वजह से जलीय जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वे मर जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो होता है कंटेनर उलट जाते हैं समुद्र के अंदर, उनमें यदि कोई भी तरल पदार्थ होता है लाइक ऑयल, पेट्रोलियम या कोई भी इस प्रकार का पदार्थ होता है तो वो सतह पर जम जाता है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अंदर जो है ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, तो जल के अंदर रहने वाले जितने भी जंतु होते हैं उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। कई सारे ऐसे रीज़न है जिसके कारण जो है बहुत सारी जलीय जीवों की प्रजातियाँ समाप्त हो चुकी है या फिर समाप्त होने की कगार पर है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं कि लाइक पर्टिकुलर जिस भी कंटेनर का ये इशू होता है, जिस भी कंपनी का है, उसको यहाँ पर पे करना होगा। बट पे करने से कुछ नहीं होगा। ये चिंताजनक, बहुत ही बोल सकते बहुत ही बड़ा विषय है जिस पर काम करने की यहाँ पर आवश्यकता है, राइट। तो ये कुछ जल प्रदूषण से रिलेटेड पॉइंट हो गए। आगे यदि हम लोग बात करें, प्रदूषित जल जलीय जीवों की प्रजनन शक्ति पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। भारी धातु लाइक पारा, सीसा, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, कैडमियम हो गया, क्रोमियम हो गया आदि जो है मछलियों को खाने वाले जो मनुष्य हैं उनके मस्तिष्क एवं स्नायु तंत्र को यहाँ पर क्षति पहुँचाती है। क्योंकि ये सारा पदार्थ जो है मछलियों के शरीर में होगा, है ना, क्योंकि वो जल के थ्रू वहाँ पहुँच जाएगा और वो वापस से मनुष्यों में पहुँच जाएगा। तो ये कई सारी बीमारियों को जन्म दे देते हैं। घरेलू वाहित मल आदि से फॉस्फेट और नाइट्रेट की मात्रा जल में बढ़ जाती है, जिसके कारण जल में नील हरित शैवाल की संख्या, एल्गी की संख्या बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण भी जलीय जीव जंतु यहाँ पर मर जाते हैं। तो हर एक ह्यूमन के द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है, मनुष्य के द्वारा जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जल प्रदूषण के यहाँ पर कारण बन रहे हैं। अब तीन अलग अलग फैक्टर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बीओडी। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि करंट अफेयर्स में इससे रिलेटेड एक पॉइंट आया था कि जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा था काफ़ी समय से, है ना, तो उसके कारण क्या हुआ है कि यहाँ पर जो बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन थोड़ा कम हुआ है। तो एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें गंगा नदी के बीओडी के बारे में, सीओडी के बारे में चर्चा की गई थी। तो पॉसिबिलिटी है कि पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर्स आता है तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो आपको बीओडी पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। क्या बोला जा सकता है, इसका मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीजन की वह मात्रा, ये मतलब ये O2 की क्वांटिटी के बारे में बता रहा है।
ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। मतलब जल में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने के लिए कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, वो आपका बीओडी कहलाएगा। जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है, परंतु बीओडी के माध्यम से केवल जैव अपघटक का ही पता चलता है, मतलब कितनी मात्रा में ऑक्सीजन आवश्यक है जो कि कार्बनिक पदार्थों का विघटन करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, केवल यहाँ पर बोल सकते हैं जैव अपघटक का ही पता चलता है। साथ ही बहुत लंबी प्रक्रिया इन द सेंस कि 5 दिन की प्रोसेस होती है। पहले दिन यदि जो पहला दिन है आप पानी का टेस्ट कर रहे हैं तो आपको पानी को वहाँ पर 5 दिन के लिए सील करके रखना होता है। पहले दिन आप टेस्ट करते हैं, फिर 5वें दिन उसका एक और टेस्ट होगा। इस तरीके से काफ़ी लंबी प्रोसीजर है, तो इसको प्रदूषण मापन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब एक बिल्कुल एक्यूरेट यदि आपको कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते। बाकी नॉर्मली यदि करना चाहें तो हो सकता है ना, और यही वाला प्रयोग किया जाता है। साथ ही सीओडी भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, बीओडी से ज़्यादा इफेक्टिव है सीओडी, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेसिक इस का पर्पस है आपको बीओडी के बारे में पता होना चाहिए। बीओडी क्या बताता है, बेसिकली आपको ऑक्सीजन की मात्रा बताता है कि जो कि जल में आवश्यक होगी, ये कैलकुलेट करने के लिए कि आप कितनी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर पा रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे, अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करेंगे। प्रदूषण मापन, जल प्रदूषण मापन के लिए यहाँ पर बीओडी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर आपको लिखना है कि अच्छा आपने कैलकुलेट किया या फिर आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को दिया गया, तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि कितनी मात्रा में बीओडी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं लाइक हमारे पानी में जो है 8 mg पर लीटर यहाँ पर बीओडी की मात्रा मिली है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, mg मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीग्राम हम लोगों का बीओडी यहाँ पर प्रेजेंट है, लाइक ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर प्रेजेंट है। करेक्ट है। आगे हम लोग घुलित ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, डिजॉल्व O2 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये हमें क्या बताता है, देखो यहाँ पर यदि हम लोग पढ़े O2 के बारे में, तो यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है, जल में घुलित मतलब वही पानी में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। अब पानी के अंदर ना हमारे जितने भी जंतु रहते हैं, इनको कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है। मान लो सतह के ऊपर जो है यहाँ पर कुछ तरल पदार्थ घुला हुआ है, जिसके अंदर जो है, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन पानी में नहीं घुल पा रही है। अगर ऑक्सीजन पानी में नहीं घुल पाई तो ये सारे ही जीव जंतु यहाँ पर नष्ट हो जाएंगे। तो कितनी मात्रा में समुद्र या उस पानी के अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए जो जीव जंतुओं के श्वसन के लिए आवश्यक हो। जब जल में डीओ की मात्रा यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है, मतलब इतनी तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम हो जाती है तो इस प्रकार के जल को संदूषित जल यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि जल की मात्रा जो है, यदि ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है इसकी मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर से, मतलब 1 लीटर के अंदर 4 मिलीग्राम भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर है। ठीक है, मेन हमें यही चीज़ें पढ़ना थी कि कितनी मात्रा है, कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी आपने बीओडी के बारे में पढ़ा, जैविक अपघटक के बारे में बताता है कि कितने मात्रा में ये कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनको अपघटित कर सकता है, वो ऑक्सीजन की मात्रा। घुलित ऑक्सीजन, पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन होना चाहिए ताकि जीव जंतु जो है श्वसन कर पाए। यदि 8 मिलीग्राम से कम होती है तो संदूषित होगा, अगर 4 से भी कम हो जाती है तो हाईली पॉल्यूटेड उसे बोला जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करें सीओडी की, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। यह जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ, चाहे वो घुलनशील हो चाहे वो अघुलनशील हो, के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। यह जल प्रदूषण के मापन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, मतलब कंपैरेटिवली बीओडी की तुलना में इसे अच्छा यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। क्या आप याद रखेंगे सीओडी के लिए कि ये जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ, अब कार्बनिक में आपके घुलनशील अघुलनशील दोनों का ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक है। मतलब बताता तो ऑक्सीजन की मात्रा ही है, लेकिन यहाँ पर कार्बनिक दोनों ही चीज़ों के बारे में बताएगा, जो पानी में घुल सकते हैं, जो पानी में नहीं घुल सकते। उसके ऑक्सीकरण के लिए आपको कितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए या इस पानी को कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की नीड है। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली, बीओडी पढ़ लिया, डीओ पढ़ लिया, सीओडी पढ़ लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रदूषण है इसका जीव जंतुओं पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है, जीव जंतुओं के अतिरिक्त जलीय पौधे भी जल प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। अभी तक तो जंतुओं तक ठीक था, लेकिन इसकी वजह से पौधों पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ जल के अंदर ही उगते हैं, राइट। प्रदूषित जल में काई की अधिकता से सूर्य का प्रकाश जो है, जैसे बहुत सारी काई, हम लोग कांजी बोलते हैं,
वो जम जाती है तो सूर्य का प्रकाश जो है गहराई तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि काई जो है उसे रोक लेगी, जिसकी वजह से जलीय पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर रुक जाती है और उनकी वृद्धि भी यहाँ पर प्रभावित होती है। जल प्रदूषण के कारण जल में फास्फेट एवं नाइट्रेट युक्त कार्बनिक यौगिकों के मिलने से जल में पोषक तत्वों की अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है और इसे यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस यहाँ पर बोला जाता है। अब यूट्रोफिकेशन के चलते जो जल कुंभी जो हो गई हमारी, या फिर आइकार्निया जो हो गया, पौधों से जल की सतह पट जाती है, जिससे धीरे धीरे स्वयं मार्श गैसों आदि का निर्माण होता है और अंततः जल स्रोतों में उपस्थित पानी जो है वहाँ पर सड़ने लग जाता है। ठीक है, तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। यदि यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस हो रही है, जलकुंभी वगैरह जम गई है, तो धीरे धीरे वहाँ का पानी जो है सड़ने लग जाएगा। तो ये भी एक जल प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण यहाँ पर हो सकता है। आगे यदि हम लोग बात करें इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं, औद्योगिक बहिर्स्त्राव में पाए जाने वाले विषैले पदार्थ की उपस्थिति के कारण जल में पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं, जो जल की रक्षा करते हैं, राइट, जो अच्छे होते हैं, वो यहाँ पर मर जाते हैं, जो कि जल के जैव शुद्धिकरण के काम में आते हैं, वो ही यहाँ पर मर गए, तो जल शुद्ध कैसे होगा। जल में उपस्थित सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन्स भी जलीय प्रदूषण के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सूक्ष्म जंतु मछलियों का भोजन होते हैं। लाइक हमने देखा है कि ये धारा के साथ प्रवाहित होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे जो जीव होंगे, ये मछलियों का और जो जंतु हैं उनका भोजन होते हैं। अगर यही मर गए तो उनके भोजन की आवश्यकता यहाँ पर बोल सकते हैं और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर पूरा जो हमारा साइकिल है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर प्रभावित हो जाएगा। तो ये जल प्रदूषण जो है बहुत बड़ा कारण हो सकता है यहाँ पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने का, राइट। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वायु तथा जल प्रदूषण के प्रभावों के पश्चात अब भूमि प्रदूषण के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब भूमि प्रदूषण कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। भूमि प्रदूषण क्या करता है, फसलों और पौधों की पैदावार जो है कम कर देता है। यह मिट्टी और प्राकृतिक पोषक तत्वों के नुकसान का कारण बन जाता है, जिससे फसल उत्पादन में यहाँ पर कमी आ जाती है। और क्या क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकते हैं, भूमि प्रदूषण से मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुण प्रभावित होते हैं। ठीक है, आमतौर पर ठोस अपशिष्ट पदार्थों को मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। इससे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनकी वृद्धि रुक जाएगी। कभी कभी लोग गटर के पानी को खेतों की सिंचाई में प्रयोग करते हैं। इससे दिन प्रतिदिन मिट्टी के जो मौजूदा छिद्र जो होते हैं, पोर्स जो होते हैं, वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण जो है प्रकाश और जो पानी है, वो जितने भी खाद्य पदार्थ हम लोग डाल रहे हैं, वो अंदर तक नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है। और जब भूमि ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है तो उसे बीमार भूमि कहा जाता है। ऐसी भूमि पर होने वाली कृषि पर विपरीत असर पड़ेगा। भूमि की 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 100 मिलियन बैक्टीरिया, अनेक प्रकार के कवक, शैवाल, कीट, केंचुए आदि इत्यादि होते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिट्टी के अंदर होना चाहिए। भूमि प्रदूषकों जैसे रसायन, कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का नुकसान या फिर जो चक्र होता है वो पूरा यहाँ पर प्रभावित हो जाता है, जिसका असर भूमि की उर्वरा क्षमता पर पड़ता है। साथ ही भूमि पारितंत्र पर भी यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भूमि के अंदर यदि कूड़ा करकट एवं गंदगी की अधिकता, जैसे कि हम लोग करते हैं ना कि हमारा जितना भी कचरा वगैरह होता है हम लोग उसे ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, तो इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता, साथ ही उत्पादन क्षमता यहाँ पर खत्म हो जाती है। कीड़े मकोड़े के पनपने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी अगर गंदगी वगैरह सारी को अंदर दबा दिया गया है। परिणाम स्वरूप मच्छर, मक्खी, चूहे, बिच्छू आदि की संख्या बढ़ जाती है, जो पेचिश, हैजा, टाइफाइड, यकृत आदि बीमारियों के फैलने का कारण यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे लैंड पॉल्यूशन की। हम लोग यहाँ पर यदि बात करें ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन की, तो जानवर अपने जीवन यापन के लिए काफ़ी हद तक अपनी सुनने की शक्ति पर ही निर्भर करते हैं और जानवरों पर ध्वनि का असर तो हम होता ही है, साथ ही हम अपने पालतू घर के जानवरों पर भी इनका असर देख सकते हैं। ये जानवर तेज आवाज़ से काफ़ी डरते हैं या फिर भड़क जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग किसी भी जू, पार्क वगैरह में जाते हैं तो हम लोगों को बोला जाता है शोरगुल आपको नहीं करना है, आप वहाँ पर सॉन्ग, म्यूज़िक वगैरह लाउड में नहीं चला सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि जानवर इतने ज़्यादा यूज टू नहीं होते हैं कि वो इतनी ज़्यादा आवाज़ में रहें, है ना। तो वही चीज़ें हैं सारी यहाँ पर, ये उनकी सेहत पर सीधा प्रभाव डालता है। जंगलों में रहने वाले जंतु भी ध्वनि प्रदूषण से अछूते नहीं है। इन जानवरों की सुनने की शक्ति में कमी के कारण ये आसानी से शिकार बन जाते हैं, जो स्वाभाविक रूप से पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है उसको यहाँ पर प्रभावित करेगा। इसके अतिरिक्त जो वन्यजीव प्रजनन के आमंत्रण के लिए ध्वनि पर निर्भर करते हैं, उन्हें भी खासी दिक्कत आती है, क्योंकि मानव निर्मित ध्वनि यानी शोर की वजह से कोई भी दूसरा ध्वनि को नहीं सुन पाता है। और ध्वनि प्रदूषण वन्य जीवों की जनसंख्या में गिरावट का भी कारण है। और यदि हम लोग बात करें ध्वनि प्रदूषण के कारण, जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्र, राजमार्गों के आसपास 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर हम लोग यहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। घने पेड़ ध्वनि का फिल्टर करते हैं और साथ ही से लोगों तक पहुंचने से रोकते हैं। अशोक एवं नीम के पेड़ जो है ध्वनि प्रदूषण को कम करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं। तो आसपास रोड के किनारे हमें यही वाला कार्य करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट हम लोग उस वाले पॉल्यूशन को तो रोक पाएँ जो वाहनों के कारण होता है। ठीक है,
चलिए अब कुछ क्वीज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग क्वीज करते जाएंगे, वैसे वैसे कंप्लीट होते जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। यदि आपसे ये पूछा जाए जल किस प्रकार का संसाधन है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। अजैव संसाधन है, अनवीनीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है, चक्रीय संसाधन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो जल को आप क्या कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो। जल का पूरा अपना चक्र चलता है, ठीक है। बारिश होगी, जमीन में इकट्ठा होगा, ठीक है, भूम जल होगा, वापस से नदी तालाब में जाएगा, वापस से यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वो संघनन, कंडेंसेशन, सारी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगी। तो एक प्रकार का कौन सा संसाधन कहलाएगा, चक्रीय संसाधन यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में किया जाता है। यदि हमसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जल का प्रयोग कौन से सेक्टर में होता है, सिंचाई, उद्योग, घरेलू उपयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो वी ऑल नो कि भारत कृषि प्रधान देश है, सबसे ज़्यादा जल का प्रयोग जो है सिंचाई के अंदर ही किया जाता है। हम लोग मान सकते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक टॉपिक और हम लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करना था, जिसमें हमें ये बताया गया था राष्ट्रीय जल नीति के बारे में। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में पीने का जल घटक में शामिल किया गया। पीने का पानी जो हमारे जल घटक में शामिल है, और पेयजल स्रोतों का मतलब बोल सकते हैं कि कोई स्रोत यहाँ पर नहीं बचता है, तो इसकी रक्षा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पर राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए तो पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध करवाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है। अभी पूरे हम लोग बोलेंगे तो सभी स्टेट में ये योजना चल रही है कि सभी को यहाँ पर शुद्ध पानी दिया जाए, टैप वाटर दिया जाए। तो आपसे एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, ऐसा कौन सा राज्य है जो पूरे राज्य को नल का शुद्ध पानी देने में अपना जो एक बोल सकते हैं ना, इन्होंने एक टारगेट डिसाइड किया होता है कि हम लोग जो है पूरे राज्य में शुद्ध जल या टैप वाटर वहाँ पर देंगे, ठीक है। तो पहला ऐसा राज्य बना है आपका पंजाब, ठीक है, जो पूरे राज्य को यहाँ पर शुद्ध जल पानी की सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। हर घर के अंदर शुद्ध जल यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है पीने के लिए, ठीक है। तो इसमें सर्वप्रथम यहाँ पर पंजाब ने टॉप किया, और अदर जो राज्य हैं वो इस तरीके से यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध करवाना पहली प्राथमिकता होना चाहिए। भूम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के उपाय करना चाहिए, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह ट्यूबवेल खुद रही है, कुएं खोदे जा रहे हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सीमित मात्रा में हम लोग उसका प्रयोग करें, ठीक है। और इसके लिए भी जल्द से जल्द एक कानून बनाना चाहिए कि कोई भी बिना किसी परमिशन के कहीं पर भी अपना वो नहीं खोद सकता है, कुआं वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह, होल वगैरह, इन सब के लिए भी कानून यहाँ पर होना चाहिए। सतह और भूम जल दोनों की गुणवत्ता की नियमित जांच यहाँ पर होना चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू किया जाना चाहिए। जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्यक्षमता सुधारी जानी चाहिए। दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित की जानी चाहिए। शिक्षा, विनियमन, उपकरणों, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण की चेतना जो है यहाँ पर बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है किसके अंदर, राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अंदर, कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती है जिसकी वजह से लोगों के बीच में अवेयरनेस यहाँ पर जल को लेकर बढ़ाई जा सके। भारत में विश्व जल संसाधन का कितना भाग पाया जाता है। पूरा विश्व में जितना भी जल संसाधन, जल के रिसोर्सेज अवेलेबल है, वाटर रिसोर्सेज, उसका 4% भाग भारत के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट 2 प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सिंचाई की आवश्यकता का कारण क्या है। हम लोग सिंचाई क्यों करते हैं, फसलों के लिए, वर्षा की अनिश्चितता, ठीक है, वर्षा का असमान वितरण, या फिर ये सभी कारण यहाँ पर हो सकते हैं। फसलों की प्रकृति को देखते हुए गर्मी के समय में फसल उगाएंगे तो बारिश तो होगी नहीं, तो हमें यहाँ पर सिंचाई के माध्यम से ही फसल का पूरा देखरेख करना होगा। वर्षा की अनिश्चितता है, वर्षा असमय पर होती है, कोई फिक्स समय नहीं है किस टाइम पर होगी, उसके लिए भी सिंचाई की आवश्यकता लगती है। वर्षा का असमान वितरण हो रहा है, कभी कभी बहुत अत्यधिक वर्षा होगी जिसकी वजह से फसल सड़ गई है, कभी कभी वर्षा ही नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये सारे ही कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें सिंचाई की नीड होती है, करेक्ट है। आगे बात करें, वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है। यदि वर्षा हो रही है ना, बारिश यदि हो रही है तो बारिश से आपको अलवणीय, लवणीय, पृष्ठीय वायुमंडल जल मिलेगा। तो वर्षा से हमें अलवणीय जल की प्राप्ति होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गंगा नदी भारत के कौन से भाग में बहती है। गंगा नदी भारत के उत्तरी भाग में बहती है, ठीक है। अगला है, वर्षा का जल बहाकर नदियों, झीलों और तालाबों में चला जाता है। वर्षा का जल बहकर नदियों, झीलों और तालाबों में जा रहा है, इस प्रकार का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। जब भूमि के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उस प्रकार का जल क्या कहलाता है, जमीन के अंदर जो पाया जाता है भूम जल कहलाता है, ठीक है। अलवणीय हमें वर्षा से प्राप्त होता है, जो सागर वगैरह में इकट्ठा हो जाता है वो महासागरीय
जल होता है। भारत में जल अधिनियम कब आया था? जल को लेकर नियम कानून आपके 1974 में आए थे। और राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी? 2002 में आई थी। ठीक है, चलो चलो अगला प्रश्न वही आ गया, राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी? 2002 में। रालेगन सिद्धि किस राज्य में स्थित है? देखो ये एक ऐसा बोल सकते हैं ऐसा गांव है जिसने एक आइडियल गांव बनकर दिखाया, एक आइडियल विलेज बनकर दिखाया है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी में पूछा हुआ है। रालेगन सिद्धि जो है कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये पुणे के पास है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की पारनेर तहसील में एक प्रकार का गाँव है रालेगन सिद्धि करके। पुणे से यदि आप बात करें तो 87 किलोमीटर दूर है ये। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से इसे एक आइडियल विलेज, आदर्श गांव माना गया। 1975 के बाद इस गांव की विख्याति जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को आप जानते हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण किया गया। सीढ़ीदार खेतों में कृषि और वर्षा में पानी का संचय करने के लिए नहरों की खुदाई जैसे कार्यक्रम यहाँ पर चलाए गए थे। ऊर्जा के लिए बात करें तो यहाँ पर सौर ऊर्जा होती है, बायोगैस का प्रयोग किया जाता है, पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। मतलब जितनी भी पर्यावरण से रिलेटेड स्कीम्स चलती है, पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण को बचाने के लिए जितने भी सोर्सेस अवेलेबल है वो सारे के सारे सोर्सेस आपको इस गांव के अंदर, सारे के सारे संसाधन आपको इस गांव के अंदर मिल जाएंगे। इस परियोजना को 1975 में शुरू किया गया था और गणतंत्र की दृष्टि से किसी आदर्श, एक आइडियल विलेज माना गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में बच्चों को इस गाँव के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि कैसे ये गाँव अभी तक जो है गर्मी में, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, इसके अंदर कुएं वगैरह ऐसे है कि कभी भी वहाँ पर पानी नहीं सूखता है, क्योंकि पहले से पूरे ही समय पानी को स्टोर करके रखते हैं। सारे ही संसाधन इसके पास है कि कम से कम मितव्ययिता के साथ जो है यहाँ पर ये सारे रिसोर्सेज का प्रयोग कर पाएँ। तो ये रालेगन गाँव कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। 87 पुणे से 87 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइडियल विलेज इसको बोल सकते हैं। वृक्षारोपण है, सीढ़ीदार खेतों का प्रयोग किया गया, वर्षा का पानी का संचय किया जाता है, नहरों की खुदाई कार्यक्रम चल रहे हैं, सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन चक्की सभी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी एक छोटे से गाँव के अंदर, राइट। तो ये इसलिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना होगा। ओके, तो ये पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और जब पूरे ही हम लोग एक कॉमन टेस्ट लेंगे, यदि इसमें कुछ क्विज वगैरह रह गई है तो उस टेस्ट में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्या क्या चीज़ें आज आपने न्यू सीखी है उन सभी के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चाहे आपने बीओडी को सुना हो, सीओडी, डीओ, जो भी चीज़ें आपने नहीं सीखी है एक बार से आप कमेंट ज़रूर से करें, ताकि आपका भी रिविज़न हो जाएगा। और जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए शायद वो और अच्छे से आपके कमेंट्स को देखकर समझ पाए। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 7770803840 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।